सुप्रभात विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 पढ़ रहे थे, व्यवसायिक संगठन के स्वरूपों को। उसमें हमने एकल व्यापार को पढ़ लिया है, हिंदू संयुक्त परिवार को हमने पढ़ लिया है। आज हमारा जो अध्याय है, नया अध्याय है, मतलब कि अध्याय सेकंड के अंदर जो नया प्रकरण है, साझेदारी। साझेदारी से हमारा क्या तात्पर्य है, आज हम साझेदारी की दो परिभाषाओं को समझेंगे और साझेदारी कौन सी नहीं होती है, साझेदारी कौन सी होती है उसे समझेंगे। और कुछ साझेदारी के जो लक्षण हैं, जो लक्षण इसके अंदर निहित होते हैं, और लक्षणों के बिंदुओं को समझकर उनके ऊपर से उन बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। फिर अगले वीडियो के अंदर मैं इन लक्षणों को व्याख्या से समझाऊंगा, वास्तव में साझेदारी कैसे निहित होती है, कैसे विधान के अंदर आती है। हमने एकल स्वामित्व को पढ़ा, संयुक्त हिंदू परिवार को पढ़ा। आज साझेदारी, साझेदारी को हम अगर आम भाषा में कहें विद्यार्थियों, जैसे कि हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर कोई भी व्यापार करते हैं या एक या दो मिलकर व्यक्ति व्यापार कर ले, तो हम एक शब्द बोलते हैं, जैसे कि हम आपस में क्या है, भागीदार है। जैसे हमने कोई गाड़ी खरीदी और गाड़ी के अंदर हम दोनों ने पैसे लगाए, दो व्यक्तियों ने पैसे लगाए, और उन पैसे लगा के फिर जो भी गाड़ी पैसा कमा रही है, वो जो पैसा कमाएगी उसको हम बराबर लाभों में बांट लेंगे, हमारा एक अनुपात तय कर लेंगे। जैसे कि मैंने 1 लाख लगाए और सामने वाले ने 50,000 लगाए, तो जैसे लाभ हो रहा है 20,000, तो मैं क्या करूंगा, 20,000 में 15,000 लाभ मैं ले लूंगा, 5,000 लाभ उस व्यापारी को दे दूंगा जो मेरा भागीदार है। कारण क्योंकि उसने पैसे थोड़े कम लगाए। अब ये भी हो सकता है कि वो 50,000 लगा रहा है और मैं लाख रुपए लगा रहा हूं, मगर हम जो लाभ है उसको बराबर अनुपातों में बांटे। वो सब साझेदारी एक संलेख बनती है, जिसे पार्टनरशिप की लीड कहा जाता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मगर एक आम भाषा में मैं समझाता हूं कि अपन कोई भी एक गाड़ी खरीद रहे हैं, दो व्यक्ति, और वो गाड़ी का संचालन व्यवसाय कर रहे हैं, वैधानिक व्यवसाय कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं, हम दोनों पूछते हैं कि गाड़ी किसकी, हम दोनों की, हम दोनों आपस में क्या है, भागीदार है। वो भागीदारी होती है, वो ही हिंदी में इसे साझेदारी बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर इसे पार्टनरशिप बोलते हैं। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। इसे पार्टनरशिप बोला जाता है। और ये पार्टनरशिप हिंदी में साझेदारी कही जाती है और हमारी आम भाषा के अंदर हम इसे भागीदारी कहते हैं। साझेदारी कैसे विधान के अंदर आई और साझेदारी की क्यों जरूरत पड़ी हमें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में साझेदारी क्यों करनी पड़ी। एकल स्वामित्व जब होता था, एक व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाता था, वो व्यवसाय निरंतर नहीं चल पाता था, उसमें स्थायित्व नहीं होता था। एक साझेदार, एक ही व्यक्ति के बहुत सारे दायित्व होने के कारण वो इतने झेल नहीं पाता था। तो इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी की जरूरत पड़ी और साझेदारी उत्पन्न हुई। विद्यार्थियों, जब ये साझेदारी उत्पन्न हुई तो इस साझेदारी का एक अलग से एक्ट बना, साझेदारी अधिनियम सन 1932 कहलाया। साझेदारी अधिनियम सन 1932, ये कौन सा एक्ट कहलाया, साझेदारी अधिनियम 1932। गौर करें विद्यार्थी, छोटी छोटी चीजों को याद रखें। इस साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत हम साझेदारी कर सकते हैं और साझेदारी के अंदर न्यूनतम 2 सदस्य होना जरूरी है। अधिकतम फिर अलग अलग, जब हम इसके लक्षणों को पढ़ेंगे तब इसके हम स्थापना को पढ़ेंगे, तब उसके अंदर हम लक्षण भी बताएंगे, स्थापित बताएंगे इसकी स्थापना कैसे होती है और इसमें कितने सदस्य होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जब हम साझेदारी की संस्था बनाते हैं तो अधिकतम 100 सदस्य हो सकते हैं। फिर कंपनी अधिनियम 2014 की 10 की धारा के तहत हम 50 से अधिक भी सदस्य रख सकते हैं, मगर सामान्य व्यवहार में 50 से कम सदस्य होना जरूरी है। इन सदस्यों के बारे में हम आगे बात करेंगे। मगर साझेदारी की पहली प्रमुखता यह है कि 2 साझेदार, 2 व्यक्ति कम से कम होने जरूरी है, तब ये साझेदारी निहित में आती है। 2 व्यक्ति आपस में मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय कैसा, कोई व्यवसाय अपन नहीं कह सकते, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों लाभ कमाना होना चाहिए, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। और वो कैसा व्यवसाय होना चाहिए, व्यापारिक विधि के द्वारा, व्यवसाय विधान के द्वारा वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, कानूनी अपराधों से व्यवसाय नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम 2 व्यक्ति मिलकर किसी धर्मार्थ के अंदर पैसा इकट्ठा करके पैसा दे रहे हैं, ये कोई व्यवसाय नहीं है, ठीक है। हाँ, ये एक दान देने की भावना है। या फिर कोई 2 व्यक्ति मिलकर रात्रिकालीन शराब का गौरव धंधा कर रहे हैं, ये एक इलीगल धंधा है, ये व्यवसाय नहीं है और ये साझेदारी के अंदर निहित नहीं होगा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर ऐसा व्यापार करते हैं जिसके अंदर लाभ कमाने का उनका उद्देश्य हो और वैधानिक वो उद्देश्य हो।
जब वो अपना पूरी योग्यता उसके अंदर व्यवसाय के अंदर लगा लेते हैं, अपना पूरा श्रम लगा लेते हैं, अपनी पूरी मेहनत लगा लेते हैं, फिर जो भी लाभ होता है उसका बंटवारा अपने तय अनुपात में कर देते हैं। जैसे कि 1:1 का हो सकता है, 2:1 में हो सकता है, उसको ज्यादा उसको कम हो सकता है। वो पहले से अनुपात तय किए जाते हैं कि इस भाग में तुझे इतने रुपए मिलेंगे, इस भाग के मुझे इतने रुपए मिलेंगे। अब जब हानियां भी होगी तब वही दो साझेदार उन दो हानियों को भी वहन करेंगे। यही साझेदारी है। सरल शब्दों में समझे विद्यार्थी, उसको इतना ओवरलोड ना ले। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करेंगे। व्यापार क्यों करेंगे? लाभ कमाने के उद्देश्य से करेंगे। अब जो लाभ कमा रहे हैं, और व्यापार कैसा करेंगे? वैधानिक व्यापार करेंगे। वैधानिक शब्द ऐसा है मतलब कि जो कानून की शरण में हो, जिससे अवैध धंधा नहीं हो, बिल्कुल एकदम सही व्यवसाय हो, करेंगे। फिर जो भी लाभ आएगा लाभों को तय अनुपातों को तय करेंगे। किस अनुपात में हमें लाभों को बांटना है, उस अनुपात में लाभों को बांटेंगे। अगर कुछ विषम परिस्थितियों में अगर हानि भी हो जाएगी तो हानियों को भी वो उस अनुपात में बांटने का प्रयास करेंगे और बांटेंगे। एक साझेदारी सलेख होती है, एक साझेदारी डीड होती है, उसमें पहले तमाम प्रकार की बातें लिखी जाती है। जब साझेदारी हम करते हैं तो साझेदारी सलेख उपस्थित होती है तो कौन से नियम लागू होते हैं? उपस्थित यानी कि जब साझेदारी सलेख बनाई जाती है कि हमें ये चीज करनी है। जब साझेदारी सलेख उपस्थित नहीं होती है, सीधे हम साझेदारी कर लेते हैं अधिनियम 1932 के तहत, मगर साझेदारी सलेख रखना जरूरी होता है। अगर नहीं होती है तो कौन कौन से नियम लागू होंगे ये भी मैं आगे बात करूंगा। तो हमने साझेदारी को वास्तविक सरल तरीके से एक बार समझा कि दो व्यक्ति होंगे, व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय कैसा करेंगे? वैधानिक व्यवसाय करेंगे। किस लिए करेंगे? लाभ कमाने के उद्देश्य से करेंगे। और लाभ जो भी मिलेगा, उसमें जो लाभ मिलेगा उसको वो वितरण करेंगे, बांटेंगे आपस में तय अनुपातों के अंदर। वो साझेदारी होती है। अब साझेदारी के अंदर वो पूरा अपनी योग्यता लगाएंगे, पूरी अपनी जो भी उसके अंदर कौशलता है, स्किल है, वो लगेंगे, अपनी सृजनशीलता लगेंगे, पूरा अपना ध्यान उसके अंदर पूरा झोंक देंगे और फिर वो व्यवसाय करेंगे। फिर साझेदारी अधिनियम की धारा 4 आई। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 आई। उसके अंदर क्या हुआ, क्या परिभाषा की गई कि दो व्यक्ति पारस्परिक व्यवसाय, दो पारस्परिक यानी परस्पर मिलकर एक ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें एक व्यक्ति सबके लिए कार्य करता है, ये सब व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के लिए कार्य करता है। जैसे कि हम 10-15 मिलकर साझेदार हैं तो मैं एक व्यक्ति सब 14 के लोगों के लिए मिलकर कार्य करूंगा। और ऐसी भी भावना हो सकती है कि 14 मिलकर एक व्यक्ति के लिए भी कार्य करते हैं। और मगर होता क्या है कि आपस में मिलकर कार्य करते हैं, वो भी साझेदारी होती है। ये साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 कहती है। जिसका मतलब अगर अंतिम एक, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक संघ के रूप में कार्य करे, संघ एक एसोसिएशन होता है, यानी मिलकर कार्य करे, एक दूसरे की सहयोग की भावना से कार्य करे, फिर लाभों का वितरण करे, वो साझेदारी कहलाती है। फिर उसके अंदर अवैध साझेदारी कौन सी होती है? अगर ये चीजें निहित रहेगी तो साझेदारी नहीं कहलाएगी। उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। अब गौर करें विद्यार्थियों, साझेदारी एक एक बिंदु को हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले मैंने आपको मुख्य रूप से इसकी बात समझा दी, अब मैं इसको परिभाषा के रूप में समझाऊंगा, फिर इसकी व्याख्या भी वापस करूंगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। कितने व्यक्ति आ रहे हैं विद्यार्थियों? दो व्यक्ति आ रहे हैं या फिर दो से अधिक व्यक्ति आ रहे हैं, मिलकर क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। और व्यापार वैधानिक होना चाहिए। क्यों व्यापार करते हैं? लाभ के उद्देश्य के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए व्यापार करते हैं। किसी निश्चित व्यापारिक समझौते के अनुसार, एक निश्चित समझौता होगा। कैसा व्यापारिक समझौता? लाभ के उद्देश्य से करेंगे, मगर वो समझौता पहले तय करेंगे, एक ऐसा ठहराव तय करेंगे कि समझौता ये करेंगे कि इतना लाभ होने पर मुझे इतने रुपए मिलेंगे, इतना लाभ होने पर तुझे इतने रुपए मिलेंगे, उसका अनुपात तय कर लेते हैं। और हानि होने पर भी जो भी उनका समझौता होता है, उस समझौते के अनुसार वो आगे कार्य करते हैं। गौर करें, किसी निश्चित, वो समझौता कैसा होता है? निश्चित व्यापारिक समझौते के अनुसार किसी वैधानिक व्यापार में कैसा व्यापार करेंगे? वैधानिक व्यापार करेंगे, जो विधान के अंदर निहित हो, जो कानून के अंदर निहित हो, व्यापार करेंगे। व्यापार में अपनी पूंजी, अब साझेदारी कब होगी? जब मैं भी अपनी पूंजी लाकर व्यापार करूंगा। व्यापार में सबसे पहली भूमिका किसकी रहती है? पूंजी। मैं भी 10 लाख रुपए से ला रहा हूं, अगला मेरा जो व्यापारी है साथ में मेरा भागीदार है वो भी 10 लाख ला रहा है, तो वो पूंजी लाएगा, व्यापार में अपनी पूंजी लाएगा। पूंजी के साथ साथ जब मैं किसी व्यवसाय करने में अपने मेरे में योग्यता है तो मैं अपनी योग्यता भी साथ में लाऊंगा। योग्यता और श्रम, अब जब हम व्यवसाय करेंगे तो श्रम, अपना पूरा परिश्रम करेंगे, अपना पूरा परिश्रम उसमें झोंक देंगे। श्रम को लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, उनमें क्या होती है? सहमति बन जाती है। एक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार करते हैं। व्यापार के अंदर क्या? लाभ के उद्देश्य के लिए करते हैं, किसी निश्चित व्यापारिक समझौते के अनुसार करते हैं। किसी वैधानिक व्यापार में, किसी कैसा व्यापार? विधान के अंदर वैधानिक होना चाहिए, बिल्कुल वो कानून के अंदर होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। वैधानिक व्यापार में अपनी पूंजी लगाता है,
योग्यता और श्रम को लगाने के लिए सहमति प्रदान कर लेते हैं, सहमत हो जाते हैं कि हाँ हम इतनी पूंजी लगाएंगे, हाँ मैं इतना कार्य मैं करूंगा इतने घंटे, इतना कार्य तू करेगा इतने घंटे, वो भी श्रम भी लगा लेते हैं और अपनी जो भी योग्यता है, जिसकी दो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं और उसमें एक की योग्यता है कि वो कंप्यूटर का भी काम कर सके, तो क्या उनका समझौता हो जाता है कि मैं कंप्यूटर का काम कर लूंगा अपनी योग्यता के अनुसार, सहमत हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये क्या हो गई, साझेदारी उत्पन्न हो गई। अब साझेदारी ये बन गई। ये सब बातें जब निहित हो जाती है और लाभ के उद्देश्य से निहित हो जाती है, वैधानिक समझौता हो जाता है, विधान के अंदर हम तमाम प्रकार की इन बातों की योग्यताओं को निर्धारण कर लेते हैं, ये सब श्रम की निर्धारण कर लेते हैं, तब ये हो जाता है कि साझेदारी उत्पन्न हो गई है। अब यहाँ ये दिख रहा है कि साझेदारी है, साझेदार मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं। धारा 4 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो धारा 4 के अनुसार क्या है, उन व्यक्तियों का पारस्परिक शब्द से मतलब है परस्पर, यानी कि दो आपस में मिलना, मिलकर, उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध ऐसा हो जो मिलकर कार्य करे, पारस्परिक संबंध जो सबके द्वारा या उन सबकी ओर से एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यापार के लाभ का विभाजित करने के लिए सहमत हो जाते हैं। गौर करें विद्यार्थियों, एक बार पुनः उसे समझे, उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध व्यापार के लाभ का विभाजित करने के लिए सहमत हो जाते हैं। कैसे व्यापारियों का, उन व्यापारियों का पारस्परिक संबंध जो व्यापारिक लाभ कमाने के लिए का विभाजित करने के लिए सहमत हो जाते हैं। सहमत कैसे हो जाते हैं, जो सबके द्वारा उन सबकी ओर से एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है। या तो फिर 10 कर रहे हैं तो 10 में से 9 व्यक्ति एक व्यक्ति के लिए कार्य करेंगे, व्यापार चलाएंगे और एक व्यक्ति निश्चित आराम से रहेगा। या फिर एक व्यक्ति 9 व्यक्तियों के लिए कार्य करेगा, उनमें ऐसी भावना नहीं होगी कि भाई 9 जने बैठे मैं एक क्यों करूं, और 9 जने ये भावना नहीं रखेंगे कि एक जना बैठा है हम 9 जने क्यों करें। उनमें एक परस्पर एक सहकारी की भावना होती है, एक सबके लिए, सब एक के लिए कार्य करने की योग्यता होती है। द्वारा संचालित व्यापार का जो भी लाभ होता है उन्हें विभाजित करने के लिए वो सहमत हो जाते हैं कि किस अनुपात में। अब 9 जने बोलते हैं कि हमने ज्यादा काम किया है, एक जना तू बैठा है, मगर तुझे उतने अनुपात में पैसा नहीं मिलेगा। मगर वो 9 जने पहले से अनुपात तय कर लेते हैं कि हम इतना कार्य करेंगे तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, इतना लाभों में आपको इतना हिस्सा होगा। ये धारा 4 कहती है, हो जाते हैं। निष्कर्ष रूप में अगर हम कहें इस बात का, अगर हम निष्कर्ष निकाले तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संघ होता है जो व्यवसाय के संचालित करता है। 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संघ। संघ का मतलब होता है जो मिलकर कार्य करते हैं, एसोसिएट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे मेडिकल वालों का आपने संघ देखा होगा, मंडी में आप सब्जी वालों का आपने संघ देखा होगा, कई प्रकार के ऐसे संघ होते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संघ जो व्यवसाय को संचालित करते हैं, ये धारा 4 के अनुसार का निष्कर्ष निकलता है। धारा 4 कहती है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पारस्परिक ऐसा संबंध होता है जो सबके लिए एक कार्य करे, एक के लिए सब कार्य करे, जो लाभों को एकदम विभाजित करने के लिए एकदम सहमत हो जाए, जो लाभ होगा उसमें अपनी सहमति प्रदान कर ले, वो साझेदारी कहलाती है। अब देखिए विद्यार्थियों, जब साझेदारी अवैध कैसे हो जाती है, इससे साझेदारी नहीं कहा जा सकता। अवैध साझेदारी, इल्लीगल साझेदारी, ये साझेदारी के अंदर निहित नहीं होती है, तो वो भी बात हमें समझनी चाहिए। अगर व्यवसाय में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2। अगर व्यवसाय में 2 से कम व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति, क्या साझेदारी कहलाएगी? नहीं, वो क्या कहलाएगा? एकल स्वामित्व कहलाएगा। गौर करें विद्यार्थियों, तमाम बातों को याद रखिए। व्यवसाय में 2 से कम व्यक्ति, साझेदारी नहीं होगी, वो एकल स्वामित्व कहलाएगा। साधारण व्यवसाय में 50 से अधिक व्यक्ति होने पर, साधारण व्यवसाय के अंदर 50 से कम व्यक्ति होने चाहिए कुछ परिस्थितियों के अंदर, जैसे कि कंपनी अधिनियम 2014 की 10 के नियम के तहत 50 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, मगर साधारण व्यवसाय में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। 50 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते, अगर होंगे तो साझेदारी अवैध कहलाएगी। अवैध कार्य करने पर, कोई भी इलीगल कार्य करने पर, मैंने जैसे बताया शराब को बेचना, इस प्रकार के ऐसे कई प्रकार के गौरव धंधे करना, वो सब अवैध कार्य होते हैं और वो साझेदारी में नहीं कहलाते हैं कि 2 व्यक्ति मिलकर इस प्रकार का कार्य, कहता है कि सुबह की मार्केटिंग शराब की तू करेगा, रात की मार्केटिंग मैं करूंगा, ये गलत है। ये अवैध धंधा है, ये साझेदारी नहीं कहलाती है बिल्कुल। जो कानून की दृष्टि के अंदर जो, मगर बात सत्य, अब शराब का धंधा जो कानून के दृष्टि के अंदर, कानून के नियमों के अंदर जो चल रहा है और जो व्यक्ति साझेदार मिलकर करते हैं, जैसे कि एक लॉटरी खुलवाते हैं और लॉटरी जैसे खुल जाती है उसके बाद वो पैसा भरते हैं, तो 2-3 साझेदार मिलकर पैसा भरकर अगर शराब का ठेका चला रहे हैं तो फिर वो साझेदारी कहलाएगी, मगर वो सरकार के कानून की दृष्टि के अंदर सही होनी चाहिए, सरकार के कानून में लाइसेंस के तहत वो कार्य करनी चाहिए, ऐसे वो शराब का धंधा अवैध कहलाएगा। शत्रु राष्ट्र से साझेदारी के साथ, जैसे कि हमारा शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लोगों से हम साझेदारी कर रहे हैं, तो ये साझेदारी नहीं कहलाएगी, शत्रु राष्ट्र के साथ ये अवैध साझेदारी कहलाएगी। और
सरकार की जो नीतियां होती है उन नीतियां, जैसे कि सरकार लाइसेंस देकर हमें शराब का ठेका चलाने की बात करती है और हम बिना लाइसेंस के भी ऐसा कुछ कार्य करते हैं तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। तो निम्न बातें अवैध साझेदारी से ताल्लुकात रखते हैं। तो हमने साझेदारी अधिनियम सन 1932 पढ़ा, हमने साझेदारी को जाना कि साझेदारी कैसे होती है और साझेदारी की धारा 4 को भी पढ़ने का प्रयास किया कि 4 क्या कहती है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए की जो दिमाग के अंदर सुदृढ़ता होती है और वो कार्य करते हैं और अपने लाभों का वितरण करते हैं, उसकी सहमति प्रदान करते हैं, वो भी साझेदारी होती है। साझेदारी के कुछ जो लक्षण है वो मैं आज मुख्य रूप से आपको बता देता हूं कि कौन कौन से लक्षण है, फिर अगले वीडियो में इन लक्षणों को व्याख्या सहित हम बात करेंगे। गौर करें विद्यार्थियों, तो साझेदारी के लक्षणों में पहला लक्षण है स्थापना। ये स्थापना इसकी कैसे हुई, तो मैं समझा देता हूं कि जहां तक मैं समझता हूं कि स्थापना आपको समझ में आ गया होगा। साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत इसकी स्थापना हुई और स्थापना में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है और कुछ परिस्थितियों के अंदर इसके 100 व्यक्ति भी इसके सदस्य हो सकते हैं। वो साझेदारी अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की 464 की धारा ये कहती है कि जब साझेदारी संघ, साझेदारी एक संस्था, एक ऐसा व्यवसाय करती है, एक फर्म बनाकर व्यवसाय करती है तो 100 सदस्य हो सकते हैं। उसके बारे में बात की। देयता, इसके अंदर लायबिलिटीज देता है, लायबिलिटीज यानी फिर रिस्पांसिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व। इसके अंदर सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित रहता है। सभी सदस्य बराबर लाभों को बांटेंगे, बराबर हानियों को बांटेंगे। अगर कंपनी अगर साझेदारी पर हानि हो रही है या ऋण चुकाना है तो वो सब मिलकर किसी कार्य को करने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे, तो लायबिलिटीज बराबर होती है। जोखिम वहन करना, अब जोखिम वहन करना किस प्रकार से जोखिम आ रहा है, जिस प्रकार अगर लाभ का हिस्सा किस बराबर अनुपातों में है तो वहां जोखिम भी सब मिलकर आपस में लेंगे, क्योंकि सबका दायित्व तो असीमित होता है और हर स्थिति में अगर लाभ नहीं हो तो हानि होगी, तो हानियों को भी उस अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो जोखिम को वहन करना, निर्णय लेना एवं नियंत्रण करना। निर्णय लेना, तमाम प्रकार की ऐसी स्थितियों के अंदर साझेदार मिलकर, क्योंकि साझेदारों के अंदर असीमित दायित्व होते हैं, सभी मिलकर निर्णय लेंगे और उसको नियंत्रण करने के लिए कुछ भूमिकाएं, कुछ परिप्रेक्ष्य के अंदर अपने ऐसे कार्य को कर वो उस परिस्थितियों को नियंत्रण भी करेंगे और निर्णय भी लेंगे। निरंतरता, विद्यार्थियों इसके अंदर निरंतरता का कुछ अभाव रहता है कि निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। किसी साझेदार का दिवालिया हो जाना, किसी साझेदार का मृत्यु हो जाना, किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण कर चला जाना, तो साझेदारी भंग हो सकती है। बस जब साझेदारी का अलग से वापस नियम बनाकर, अलग से वापस समझौते कर इस साझेदारी को वापस अपन प्रारंभ कर सकते हैं। सदस्यता किस प्रकार आती है, तो सदस्यता के बारे में और एजेंसी संबंधी मामले, जैसे कि एक साझेदार किसी साझेदार के लिए एजेंट भी हो सकता है और उस साझेदार के लिए वो स्वामी भी हो सकता है, उसके नीचे भी काम कर सकता है और उसका स्वामी भी हो सकता है। दोनों परिप्रेक्ष्य में बात हो सकती है। तो साझेदारी के लक्षणों में हमने देखा स्थापना कैसे, इसको व्याख्या से समझेंगे। लायबिलिटीज उत्तरदायित्व, जोखिम को वहन करना, निर्णय लेना एवं नियंत्रण, उसकी कंटिन्यूटी निरंतरता कैसे रहती है, निरंतरता कैसे भंग होती है, उसकी सदस्यता कैसे ग्रहण होती है और एजेंसी संबंधी मामले। तो ये कुछ लक्षण हैं साझेदारी के, उनको हमने देखा, 7 बिंदु है, इनको व्याख्या से अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने साझेदारी अधिनियम 1932 को, साझेदारी को समझा, साझेदारी की धारा 4 को समझा और अवैध साझेदारी को समझा कि किस परिस्थिति में साझेदारी नहीं हो सकती और उसके लक्षणों को जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में इन लक्षणों को व्याख्या से समझाने का प्रयास करूंगा। जहां तक विद्यार्थियों मैं समझता हूं कि आपने एकल व्यापार और संयुक्त हिंदू परिवार और साझेदारी की अलग अलग परिभाषा आप समझ गए होंगे और हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं। नोट्स के अंदर भी मैं इसी चीजों को निहित कर दूंगा। फिर लास्ट में जो है ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर इनको चारों को अलग भागों में एक बार लास्ट मैं ऐसा चार्ट बनाकर समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि वास्तव में इन चारों में क्या क्या अंतर है। धन्यवाद विद्यार्थियों।